मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। समझ गया? मतलब अब हम लोग अपने बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर इंसानों में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तुम इंसान है ना बाबू? हाँ, तो तोरा में रेस्पिरेशन कैसे होगा ना, आज वही हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझना, समझ गया ना? उलझुल इन्होंने करता है ना, तो मत किया करो। समझ गए? ध्यान से देखो इधर। तो देखिए, समझिए, इंसानों में एक अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया गया है जिसके द्वारा इंसान सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। क्योंकि हम लोग के सेल के अंदर होता है रेस्पिरेशन, लेकिन आखिर गैस का एक्सचेंज कहीं ना कहीं तो हमारे शरीर के अंदर होता होगा ना, तब ना वहां से ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेकर के अब पूरे सेल के पास ले जाता होगा जहां एनर्जी बनता होगा। और जब एनर्जी बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आना पड़ेगा ना उस जगह पे जहां से हम उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर पाए, है कि नहीं? तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन को ग्रहण करना मीन्स ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके द्वारा हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं। ब्रीदिंग को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग जो है बस एक बार सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ देते हैं, यही प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। लेकिन एक्चुअल में जो हमारे शरीर में रेस्पिरेशन होता है वो तो होता है सेल के अंदर। लेकिन समझिए, हमारे रेस्पिरेशन में समझ लीजिए एक तरह से तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है ब्रीदिंग जो हम लोग करते हैं, और एक होता है रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होता है। ह्यूमंस में ब्रीदिंग के लिए एक ऑर्गन है जिसका नाम है लंग्स। क्या है? लंग्स। हिंदी में बोलते हैं फेफड़ा। इस लंग्स के चारों ओर, हमारे लंग्स के चारों ओर डबल लेयर का एक ठो मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा, है ना? हमारे लंग्स को चारों ओर से घेरने वाला या हमारे लंग्स को चारों ओर से प्रोटेक्ट करने के लिए दो झिल्ली वाला एक लेयर होता है, उसका नाम है प्लूरा। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, इसको याद रखिएगा कि लंग्स को घेरने वाला मेम्ब्रेन को या उसके चारों तरफ जो लेयर होता है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लूरा। हम इंसानों में ब्रीदिंग कैसे होता है? ब्रीदिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर को हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम अपने शरीर के बाहर कर देते हैं। जब हम सांस लेते हैं उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन, और जब हम सांस छोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। और जब एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन हो जाता है उसी को हम बोलते हैं वन ब्रीथ। मतलब एक बार सांस ले लेना, एक बार सांस छोड़ देना, एक ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाता है। इंसान एक मिनट में 15 से 18 बार ब्रीदिंग करता है। कितना बार? 15 से 18 बार। लेकिन ये तो नॉर्मल करता है, लेकिन मान लीजिए कि हम लोग कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो अब ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाता है, ये 18 से ज्यादा भी हो जाता है। लेकिन जब सो रहे होते हैं तो ब्रीदिंग रेट घट जाता है। समझ गए बात? लेकिन नॉर्मली एक मिनट में 15 से 18 बार ही ब्रीदिंग करता है कोई भी इंसान। ह्यूमंस में ब्रीदिंग के लिए एक स्पेशल सिस्टम बना करके भेजा गया है भगवान के द्वारा, जिस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत से ऑर्गन से मिल करके बनते हैं, और आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। बहुत से ऑर्गन मिल करके एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है नॉस्ट्रिल से। ये जो नाक का आप दो ठो छेद देख रहे हैं इसी को बोला जाता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद आपको दिखेगा नजल कैविटी, नजल कैविटी के बाद फेरिंक्स, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोलस, फिर एल्वियोली। इसको याद कैसे कीजिएगा? देखिए, दो दो ठोके गैप में याद कीजिए। नॉस्ट्रिल, नजल कैविटी, दो गो को एक साथ याद कीजिए। नॉस्ट्रिल, नजल कैविटी, ठीक है? याद हो रहा है? नॉस्ट्रिल, नजल कैविटी, नॉस्ट्रिल, नजल कैविटी, ठीक। फिर फेरिंक्स, लैरिंक्स, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ठीक। नॉस्ट्रिल, नजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स। फिर ट्रैकिया, ब्रोंकी, ट्रैकिया, ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोलस, एल्वियोली। खत्म हो गया। तो इसी तरीके से पूरा जो रास्ता है रेस्पिरेशन का, मीन्स हवा किस रास्ते से जाएगा, वो पूरा का पूरा हम आपको बता दिए। अब ध्यान दीजिए,
सबसे पहले एयर जो है इस नॉस्ट्रिल के रास्ते हमारे शरीर में एंटर करता है। ठीक, ये नॉस्ट्रिल होते हुए जो एयर है अब पहुंच जाता है नजल कैविटी में। ठीक है, ये नजल कैविटी जो नाक के अंदर का जो ये वाला भाग देख रहे हैं, अंदर वाला जो जगह है, खाली जगह, इसी को बोलते हैं हम नजल कैविटी। इस नजल कैविटी में देखिएगा तो आपको ना छोटे छोटे पतले पतले हेयर देखने को मिलेंगे। ठीक, और आपको ना एक चिपचिपा सा पदार्थ मिलता है नाक के अंदर जिसको बोला जाता है म्यूकस, है ना। तो जो नाक के अंदर जो हेयर होता है बाबू, जो बाल होता है, जो पतला पतला हेयर होता है, ये हेयर जो है ना डस्ट पार्टिकल को क्या कर देते हैं, रोकते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल को रोक पाते हैं, लेकिन जो और बहुत ही पतला या बहुत ही छोटा डस्ट पार्टिकल होता है उसको म्यूकस जो है ना अपने आप में क्या कर लेता है, चिपका लेता है। चिपकाने से क्या होता है कि सारा का सारा जो डस्ट है वो आपके नाक में सड़ जाता है और बाद में यही कचरा को आप अपनी उंगली से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद इसी आपको नजल कैविटी में आपको ये दोनों चीज तो मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज मिलता है, ओल्फैक्टरी रीजन। समझ गए, इसी नजल कैविटी में आपको एक ओल्फैक्टरी रीजन भी मिलता है। ये ओल्फैक्टरी रीजन जानते हैं, हमें ना सुगंध का या दुर्गंध का मतलब स्मेल को ये फील कराता है, स्मेल का फीलिंग कराता है ये ओल्फैक्टरी रीजन। तो आप पूछेगा आपसे कि ओल्फैक्टरी रीजन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस भाग में पाया जाता है, तो नजल कैविटी में। आप लोग देखिएगा कुत्ता उत्ता का सूंघने का क्षमता थोड़ा ज्यादा होता है, उन लोग का नाक देखे, नजल कैविटी थोड़ा लंबा होता है। समझ गए, नजल कैविटी लंबा होने से ना यहाँ पे ओल्फैक्टरी रीजन में जो स्मेल करने वाले, जो स्मेल को बताने वाले जो सेल होते हैं, कुत्तों इस सब में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम लोग में वो वाला सेल कम होता है, इसीलिए हम लोग हालांकि स्मेल को पहचान पाते हैं, लेकिन उन जानवरों जैसा नहीं। भगवान सबको अलग अलग तरीके से बनाए हैं, समझ गए ना बात। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जो ओल्फैक्टरी रीजन होता है, जो हमें स्मेल का फीलिंग कराता है, वो आपको नजल कैविटी में ही होता है। ठीक, अब जो है एयर नजल कैविटी से नीचे जाता है और अब पहुंच जाता है ये फेरिंग्स में। कहां पहुंचता है, फेरिंग्स में। जानते हैं ये फेरिंग्स जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी भाग था और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी भाग है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से दो रास्ते बनते हैं। एक जो है ये फूड को और वाटर को लेकर के चला जाता है, ठीक है, और एक जो होता है ये एयर को लेकर जाने का काम करता है। तो इन दोनों जगहों में आप एक जगह देखिएगा, जो फूड को ले जाने का काम करता है उसको हम बोलते हैं गुल्लेट। क्या बोलते हैं, गुल्लेट। ठीक, और जो एयर को ले जाने का काम करता है उसका नाम है ग्लोटिस। समझ गए, लेकिन कहीं गलती से खाना इस छेद में जाने की जगह इसमें चल जाए, हवा इसमें जाने की जगह इसमें चल जाए, तो इससे रोकने के लिए, ताकि इस तरीके का कोई चीज ना हो पाए, तो यहाँ पे एगो पतला सा, एगो चपटा सा, इसे ढक्कन जैसा, मीन्स की आप कह सकते हैं वो दरवाजा टाइप का एगो इपीग्लोटिस पाया जाता है। इपीग्लोटिस, ये इपीग्लोटिसवा क्या करता है ना कि जब खाना आ रहा होता है ना तो हाई ग्लोटिस के ढक्कनवा मुंह को बंद कर देता है। मुंह को बंद करने से क्या हो जाएगा कि खाना जो है इसमें ना आकर के इसी में जाएगा। समझ गए, कभी कभी बाई मिस्टेक आपका दिमाग जो है इधर उधर रहता है, ध्यान भटका रहता है, गलती से खनवा ये वाला एयर वाला में घुसेगा ना, तुरंत आपको मैंने सड़क जाएगा। समझ गए, इसीलिए जो है खाना वाना खाते समय कंसंट्रेशन से खाना खाया कीजिए। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे कि फेरिंग्स जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का भाग है। यहाँ से दो रास्ता जाता है, एक फूड और वाटर को लेकर के और एक एयर को लेकर के। एयर जो जिससे जाता है उसका नाम है ग्लोटिस, और ये ग्लोटिस को बंद करने खोलने का काम करता है इपीग्लोटिस। ठीक है, अब जो है फेरिंग्स के बाद नीचे अब आइएगा तो आपको एक और ऑर्गन देखने को मिलेगा जिसका नाम है लैरिंग्स। समझ गए, इस लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर का साउंड बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है लैरिंग्स। यहाँ पे लैरिंग्स से ही हम अपना आवाज को निकाल सकते हैं, आवाज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद लैरिंग्स के बाद, ऐसे हालांकि आप फिगर तो वहां पे देख ही रहे होंगे, लैरिंग्स के बाद जब नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा एक ठो पाइप जिसका नाम है फूड पाइप, और फूड पाइप का दूसरा नाम ट्रैकिया है। ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है एक एडल्ट में। हम लोग जैसे एडल्ट हैं तो उनमें हमें 12 सेंटीमीटर का ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया के बाद जो ट्रैकिया है ना बाबू, इस ट्रैकिया में देखिएगा ना तो इस तरीके से कार्टिलेज का बना हुआ ना रिंग रहता है गोल गोल, ताकि ये ट्रैकिया को ना हमेशा फुला के रखे। पता चला कि आदमी सांस छोड़ा और ट्रैकिया पचक गया, अब पचक गया, अब सांस अंदर जाइए नहीं रहा है, आदमी वहीं मर गया। समझ गए, तो इस ट्रैकिया को फुला करके रखने का काम करता है। यहाँ कार्टिलेज का बना हुआ रिंग रहता है जो हमेशा ट्रैकिया को एक समान एक मोटाई का बना के रखता
है ताकि आसानी से एयर का आवागमन हो सके। ट्रैकिया के बाद जो हवा है अब वो जाता है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो है यहाँ से मतलब ट्रैकिया दो भाग में बढ़ जाता है। ट्रैकिया कितने भाग में बढ़ जाता है? दो भाग में बढ़ जाता है, और ये दोनों ट्रैकिया सीधा जाता है और लंग्स में एंटर कर जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया लंग्स। अब ये जो ब्रोंकाई है ये और आगे जा करके और ब्रांचेज में, बहुत से ब्रांचेज में बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोलस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलस। अब इस ब्रोंकियोलस के बाद जो एयर है यहाँ पे देखिएगा ना, तो बैलून जैसा छोटा छोटा एयर सैक मिलेगा। समझ गया? क्या मिलेगा? एयर सैक मिलेगा। एयर सैक, समझ गया? क्या मिलेगा? एयर सैक मिलेगा, जिसको हम एल्वियोली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। समझ गए? तो ये जो बैलून जैसा जो स्ट्रक्चर वाला आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं एल्वियोली। फिर से समझिए कि जो ये बैलून जैसा स्ट्रक्चर वाला जो आपको लंग्स में मिलेगा, इसका नाम है एल्वियोली। समझ गए? और एक लंग्स में एल्वियोली होता है 3 गुना 10 के पावर 8। एक लंग्स में एल्वियोली की संख्या होती है इतनी। समझ गए? 3 × 10 टू द पावर 8। अब समझिए कि ये जो एल्वियोली है, इस एल्वियोली के चारों ओर ब्लड वेसल, पतले पतले ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं। ठीक है, और हमारा काम ब्रीदिंग के दौरान बस इतना ही है कि एयर को इस एल्वियोली तक पहुंचा दें। बाकी यहां से ब्लड जो है अपना सारा काम करता है, उसके बाद हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है। जब हम ब्रीदिंग के दौरान भाई साहब सांस लेते हैं ना, तो बस हमारा जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो यही एल्वियोली तक आ जाता है। और इस एल्वियोली में हम बताएं आपको कि बहुत पतले पतले ब्लड कैपिलरीज होते हैं, और जब ऑक्सीजन रिच एयर आता है तो ऑक्सीजन जो है इस ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, और ब्लड जो है इस ऑक्सीजन को ले जाके पूरे सेल में बांटते हुए पूरे बॉडी तक पहुंचा देता है, हर सेल तक पहुंचा देता है। अब जब रेस्पिरेशन होता है, बच गया भैया कार्बन डाइऑक्साइड। जो ब्लड जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न इसी एल्वियोली पे ले आता है, और इसी एल्वियोली पे ले आने के बाद जब हम ब्रीद आउट करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अपने नाक से निकाल देते हैं, पूरे एयर को अपने नाक से निकाल देते हैं। समझ गए? तो मेन जो है, आप इसको कह सकते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूनिट। एल्वियोली को आप हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूनिट कह सकते हैं। समझ गए? गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? इसी एल्वियोली पे होता है। ठीक है, एक बात ध्यान से समझिए कि हमारे शरीर में 2 ठो लंग्स होता है। ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, जिसमें एक राइट लंग्स होता है, एक लेफ्ट लंग्स होता है। तो जो लेफ्ट वाला लंग होता है ना, उस साइज में छोटा होता है, और उसमें 2 लोब पाए जाते हैं। 2 लोब कहने का मतलब है कि 2 भाग पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो राइट वाला लंग है वो साइज में बड़ा होता है, और राइट लंग्स में 3 लोब पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो हमारा पूरा जो लंग्स है उसमें 5 लोब पाए जाते हैं, मतलब कि पूरे लंग्स में 5 भाग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग 2 एंड हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन राइट लंग्स 3। टोटल लोब्स की संख्या हो जाती है 5। देखिए, लेफ्ट वाला लंग छोटा इसलिए होता है कि उसमें एक ठो खाली जगह होता है, जो कि जिसमें कि हार्ट हमारा फिट होता है। समझ गए? तो वो खाली जगह जो होता है, इसी के चलते हमारा लेफ्ट वाला लंग थोड़ा सा छोटा होता है, और बाद में इसी सॉकेट में हमारा हार्ट जो है वो फिट होता है। अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं उसमें हम एयर को अपने लंग्स के अंदर लेते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग में से कितने लोग हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेता है? तुम कहता है हो कि चुन चुन के खाली ऑक्सीजन हमारे अंदर आओ, बाकी और सब गैस मत आना। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए जब हम सांस लेते हैं ना, तो हम एयर लेते हैं अपने अंदर, और एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेज है, क्योंकि एयर में बहुत से गैस मिले होते हैं। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो सारे के सारे गैस, मतलब एयर में जितने गैस मौजूद हैं वो सब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर को ऑक्सीजन का ही जरूरत होता है। तो बाद में एल्वियोली से ऑक्सीजन ही हमारे ब्लड के सहारे जाता है पूरे सेल के अंदर या पूरे बॉडी में। देखिए ध्यान से समझिए, आपको पता है कि हमारे इस एयर में नाइट्रोजन भी मौजूद है ना, नाइट्रोजन गैस। इसके बाद आपको ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, और आर्गन भी मौजूद है। ठीक है, इसके बाद वाटर वेपर भी मौजूद है। ये सब के सब हमारे एयर में मौजूद है। समझ गए बात को? तो देखिए, जब हम
इनहेलेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद सांस छोड़ेंगे भी, कि कोई ऐसा है जो सांस ले रहा है और सांस छोड़ नहीं रहा है। देखिए हमारे एयर में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है 78%, लेकिन हमारे लिए नाइट्रोजन कोई उपयोगी नहीं है सांस लेने में, समझ गए ना, इसीलिए हम 78% नाइट्रोजन लेते हैं और ये 78% नाइट्रोजन बाहर चला आता है, ठीक। लेकिन ऑक्सीजन जो है एयर में ये है 21%। तो 21% ऑक्सीजन जब हम सांस से लेते हैं, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को तो सिर्फ 17% ऑक्सीजन ही बाहर निकलता है। बाकी का 4% कहाँ गया, कौन खा गया? बाकी का 4% चला गया सेल के पास एनर्जी बनने के लिए। कई दिन से पढ़ा रहे हैं, समझ गए ना बात, याद है ना, ऑक्सीजन से एनर्जी बनता है, ठीक है। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये है हमारे एयर में 0.03%, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर आता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकलता है। ये कहाँ से बन गया कार्बन डाइऑक्साइड? फिर से वही बात यार, पता है रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसको शरीर से बाहर करना होता है। तो जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना था वही है ये जो बाहर आया है ना, ज्यादा मात्रा हो गया उसका। इसके बाद आर्गन होता है बाबू 0.93%, इसका भी कोई काम नहीं है, तो जितना लेते हैं उतना बाहर निकाल देते हैं। वाटर वेपर जो है बहुत कम मात्रा में लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में वाटर वेपर निकलता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो कुछ ज्यादा मात्रा में वाटर वेपर शरीर से बाहर निकलता है। तो ये जो चीज है आप देख लीजिए अच्छे से, है ना, अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बात को समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन है 78% आता है, 78% निकल जाता है, कोई काम नहीं होता है। वैसे ही आर्गन जो है जितना आता है उतना ही बाहर चला जाता है, लेकिन अब बच जाता है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है 21% हम ले लेते हैं, 17% बाहर जाता है, 4% यूटिलाइज हो जाता है रेस्पिरेशन में। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हम मात्र 0.03% लेते हैं, क्योंकि इतना ही होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। और जब 4% निकल जाता है, क्योंकि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना था रेस्पिरेशन के दौरान, और कुछ वाटर वेपर जब सांस लेते हैं तो हवा में होती है, और बाकी वाटर वेपर को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है ब्रीदिंग प्रोसेस से, एक्सहेलेशन प्रोसेस से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आखिर ये ब्रीदिंग होता कैसे है, और खुद समझिए कि आखिर हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो याद कर करके तो हम लोग सांस नहीं लेते हैं। तुम लोग में से कितना लड़का है भाई जो याद करके सांस लेता है कि अरे भाई रुको, अभी हम सांस नहीं लिए हैं, रुक जाओ थोड़ा सा हमको सांस ले लेने दो? ऐसा कुछ करते हो क्या तुम लोग? ऐसा नहीं करते हैं। तो ये कभी कभी क्या होता है, जब हमको ज्यादा सांस लेना होता है तो हम उसको मैंने मैनुअली याद करके सांस लेते हैं कि हाँ तेज सांस लेंगे, धीरे सांस लेंगे, है। लेकिन ये बात बताओ, जब तुम सुतता है, मतलब सोया रहता है, तब याद कर करके सांस लेता है तुम? नहीं, सांस अपने आप तुम लेते हो और अपने आप छोड़ते हो, मतलब ऑटोमेटिक होता है ये ब्रीदिंग का प्रोसेस। होता है कि नहीं होता है? होता है ना जी। जब हम लोग सो रहे होते हैं तो याद कर करके सांस थोड़ी ना लेते हैं हम लोग। जब सो रहे होते हैं तो सांस अपने ही से अंदर जाता है, अपने ही से बाहर जाता है। आखिर ऐसा कैसे होता है? तो ये सब होता है हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर डिफरेंस के चलते। अब देखिए समझिए बात को, हमारा जो लंग्स है ये चेस्ट कैविटी के अंदर होता है। चेस्ट कैविटी को हम थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं, समझ गए। चेस्ट कैविटी का दूसरा नाम है थोरेसिक कैविटी, ठीक है। थोरेसिक कैविटी नाम है, जो ये छाती वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आप, ये थोरेसिक कैविटी कहलाता है। और ये जो पेट वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। देखिए ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने के लिए एगो मसल का बना हुआ एक ऑर्गन होता है, जिसका नाम होता है बाबू डायफ्राम। क्या नाम होता है? डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है ना, ब्रीदिंग कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई, गर्दा मचा देता है। अगर ये जानते हैं डायफ्राम नहीं रहेगा ना तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, ब्रीदिंग पूरा नहीं हो पाएगा, समझ गए। इतना इंपॉर्टेंट है डायफ्राम। अब समझेंगे कि भाई ब्रीदिंग कैसे होता है। तो देखिए आपको पता है कि जब हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, मतलब कि हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, तो क्या होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है कि हवा शरीर के अंदर अपने आप जाता है। तो ध्यान से समझिए। देखिए लंग्स जो है वो चेस्ट कैविटी के अंदर है, ठीक है। और इस चेस्ट कैविटी के चारों ओर आपको एक हड्डियों का बना हुआ पिंजरा है जिसका नाम है रिब केज, समझ गए ना। क्या है? रिब केज। ये रिब केज जो है हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है बाहरी चोट से, ठीक है। जो रिब केज होता है, उन हड्डियों के बीच में जो खाली जगह होता है उनमें एक मसल पाया जाता है। उस मसल का नाम होता है इंटरकोस्टल मसल। कौन सा मसल? इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो देखिए जब सांस लिया जाता है, ठीक है ना, मतलब हवा शरीर के अंदर आता है तो कैसे आता है।
तो दो प्रोसेस एक साथ होता है, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब सांस अंदर लेने की बारी होती है तो जो इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे सिकुड़ता है। तो जो रिब केज के चारों तरफ इंटरकोस्टल मसल होता है, जब ये सिकुड़ता है तो जो रिब केज है ना, ये बाहर की तरफ फैलता है। समझ गए, बाहर की तरफ फैलता है, ठीक है। इसके बाहर की तरफ फैलने से उसी वक्त क्या होता है कि जो डायफ्राम है ना, ये नीचे की तरफ, समझ गए ना, मतलब कि इनवर्ड, नीचे की तरफ जो है डायफ्राम आता है। जब नीचे की तरफ डायफ्राम आता है और रिब केज बाहर की तरफ निकलता है, ये जब दो प्रोसेस होते हैं तो चेस्ट कैविटी के अंदर ज्यादा स्पेस होता है। तो ज्यादा स्पेस होने से ना चेस्ट कैविटी के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है ना तो प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर में उल्टा संबंध होता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर घट गया, मतलब कि बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स के अंदर का प्रेशर घट गया, तो आपको पता है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो हमारे चेस्ट के अंदर, मीन्स कि हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम, तो बाहर वाला हवा सरसरा के हमारे शरीर के अंदर नॉस्ट्रिल से होते हुए पूरा ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोलस से होते हुए पूरा लंग्स तक घुस जाता है। इसी तरीके से हम सांस को अंदर लेते हैं। अब जब सांस छोड़ना है तो देखिए, जो रिब केज के बीच का मसल होता है, जो इंटरकोस्टल मसल होता है, ये मसल अब क्या करता है, एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करने से क्या होता है कि जो रिब केज है ना, ये अंदर की तरफ सिकुड़ने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डायफ्राम क्या होता है, ऊपर आता है। डायफ्राम ऊपर आता है। जब डायफ्राम ऊपर आ गया है तो क्या होता है कि अब चेस्ट कैविटी के अंदर जो है ना, स्पेस कम हो गया है। स्पेस कम होने से वॉल्यूम कम हो गया, और वॉल्यूम कम होने से अंदर का जो प्रेशर है, लंग्स के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम, तो अंदर से हवा निकल करके और एटमॉस्फेयर में चला जाता है, मतलब कि हमारे लंग्स से हवा निकल के वही फिर नॉस्ट्रिल के द्वारा, नॉस्ट्रिल के रास्ते बाहर निकल जाता है। यही पूरा मैकेनिज्म है, समझ गए। मतलब इसको समझना है तो एक बार हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। जब सांस अंदर लेने की बारी होती है तो जो इंटरकोस्टल मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब केज बाहर की तरफ फैलता है और डायफ्राम नीचे जाता है। बाहर की तरफ जाने से चेस्ट कैविटी के अंदर ज्यादा वॉल्यूम होता है, ज्यादा स्पेस बनता है। ज्यादा स्पेस होने की वजह से ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है, और ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है तो प्रेशर घट जाता है और बाहर से हवाएं अंदर आ जाती हैं, क्योंकि बाहर प्रेशर ज्यादा होता है। ये तो हम सांस ले लिए, अब सांस छोड़ेंगे भी। तो सांस छोड़ने में क्या होता है कि जो इंटरकोस्टल मसल है ये एक्सपैंड करते हैं और रिब केज जो है वो सिकुड़ता है, मींस कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब सिकुड़ता है रिब केज तो डायफ्राम जो है ऊपर आता है, जिसके चलते चेस्ट कैविटी के अंदर जो है स्पेस कम हो जाता है, जिससे वॉल्यूम कम हो जाता है। और वॉल्यूम कम हो जाता है तो लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जब लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि फिर से जो हवा है लंग्स से बाहर निकल करके हमारे एटमॉस्फेयर में चला आता है। ब्रीदिंग के दौरान हम लंग्स के मदद से जब हम सांस ले लेते हैं, है ना, सांस खींच लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन होता है वो एल्वियोली पे मिल जाता है, ठीक है ना। और एल्वियोली से जो ब्लड कैपिलरीज हैं वहां से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है, ठीक है। लेकिन ब्लड को ले जाने का काम पता है आपको कौन करता है, आरबीसी करता है। और आरबीसी में भी कौन, तो हीमोग्लोबिन, समझ गए। ब्लड को ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन को ना हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, क्योंकि इस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांध के ले जाने की क्षमता होती है, इसीलिए हम हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। आप ये तो समझ गए कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता होती है, इसीलिए हम हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। लेकिन आखिर हमारे 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो भाई मेल के बॉडी में, पुरुषों के 100 ml ब्लड में आपको 13.5 ग्राम से लेके 17.5 ग्राम तक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के 100 ml ब्लड में, है ना, फीमेल के 100 ml ब्लड में आपको 12 ग्राम से लेकर के 15.5 ग्राम तक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन के पास क्षमता होती है ऑक्सीजन को अपने साथ बांध करके पूरे सेल तक ले जाने का। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन के सहारे ऑक्सीजन जब सेल के पास जाता है तो सेल में ऑक्सीजन की कमी होती है, और हीमोग्लोबिन अपने साथ जो लेकर के गया है ब्लड ऑक्सीजन को, उस ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई रहती है। तो बस जब सेल के पास जाता है ऑक्सीजन या ब्लड,
तो ब्लड में से ऑक्सीजन निकल करके सेल के अंदर चला जाता है, समझ गए ना। उसी तरीके से जब रेस्पिरेशन हो जाता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सेल के अंदर, अब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सेल से ब्लड में आ जाएगा, और फिर यही ब्लड जो है लंग्स तक लेकर के आ जाएगा, लंग्स के एल्वियोली तक लेकर के आ जाएगा ब्लड को, और यहाँ से फिर एक्सचेंज हो जाएगा गैस का। ठीक है, आपको हम एक बात और बता देते हैं कि ऑक्सीजन को बांध करके ले जाने का काम हीमोग्लोबिन का होता है, समझ गए ना बात। लेकिन हीमोग्लोबिन को थोड़ा ज्यादा लगाव है कार्बन मोनोऑक्साइड से, समझ गए। अगर देखेगा हीमोग्लोबिन ना कि एक तरफ ऑक्सीजन है एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो कहेगा कि नहीं पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाएंगे, समझ गए। कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन का थोड़ा ज्यादा लगाव है, समझ गए। तो इसीलिए रात में कभी भी कोयला विला जला करके, ठीक है ना, ठंड के दिन में कोयला विला जला करके और जो है रूम बंद करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जानते हैं जब कोयला जलता है ना तो उससे यही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। इसको ना हम साइलेंट किलर कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर गैस कहा जाता है, दम, और समझ गए, और हिंदी में इसको दम घोटू गैस कहा जाता है। जानते हैं जब आप सांस लीजिएगा ना तो हीमोग्लोबिन कहे कि भाई कौन ले जाएगा ऑक्सीजन के, पहले ले चल कार्बन मोनोऑक्साइड, पूरा शरीर के अंदर भर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सब सेल के अंदर चल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। सेल तड़पड़ाते रहेगा कि अरे भाई हमको ऑक्सीजन दे दो ऑक्सीजन दे दो, लेकिन ये कहेगा कि नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, मर जाएगा आदमी और क्या होगा, समझ रहे हो। हाँ, तो हीमोग्लोबिन जो है ज्यादा बाइंडिंग ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से करता है। अब हम आपको एक और बात बताने जा रहे हैं कि देखिए, आप देखे होंगे कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र के अंदर गोताखोरी करने जाते हैं, समुद्र के अंदर देखे होंगे बहुत से लोग आपको तैरता हुआ मिलेगा, है ना। तो मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा आपको ओशन है ना, समुद्र है। तो अगर कोई समुद्र में बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं, मतलब कम डेप्थ तक, सैलो डेप्थ तक, अगर कम गहराई में जाकर के और वहां पे अपना गोता लगाता है कोई व्यक्ति है, मान लीजिए, ठीक है ना, ये गोता लगा रहा है, तो अगर कम गहराई पे है तो आप देखे होंगे कि इसके पीठ पर ना एगो गैस का सिलेंडर होता है। इस गैस के सिलेंडरवा में देखिएगा ना तो आपको कहाँ गैस भरा रहता है, पता है कौन कौन सा? ऑक्सीजन रहता है, और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन रहता है। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि एक बात बताइए, हम लोग जो हैं प्योरली खाली ऑक्सीजन तो अंदर नहीं ले रहे हैं, सारा का सारा गैस ले रहे हैं जो एयर में मौजूद है। तो इसीलिए हम लोगों का शरीर जो है ना उस चीज को अडाप्ट कर चुका है कि हम लोग सिर्फ खाली ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, उसके साथ साथ नाइट्रोजन और गैस भी लेते हैं। तो जो भी गोताखोर जब कम गहराई में जाकर के अपना समुद्र में तैरते हैं या समुद्र में कुछ ऐसे ही मनोरंजन के लिए जाते हैं, तो उनका जो गैस सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरा होता है। इस चीज को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन अगर आपको ज्यादा गहराई में गोता लगाने जाना है, आपको या कोई भी व्यक्ति जो है वो ज्यादा गहराई में समुद्र में जाता है, तो बहुत नीचे जाने पे ना प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तब उस गैस सिलेंडर जो ले जाएगा ना, उसके गैस सिलेंडर में पता है ऑक्सीजन तो रहेगा, लेकिन अब नाइट्रोजन हटा दीजिए वहां से, समझ गए? नाइट्रोजन की जगह आ जाता है हीलियम। तो सवाल में कंफ्यूज मत होइएगा, बात समझिए। जब आप बहुत कम गहराई में तैर रहे हैं तब आपके गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से काम चल जाता है। लेकिन अगर आप बहुत गहराई में जाकर के समुद्र में तैर रहे हैं या गोताखोरी कर रहे हैं, तब गैस सिलेंडर में आपको ऑक्सीजन और हीलियम भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई में जो सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस ही भरा हुआ होता है, समझ गए ना, ताकि सांस लेने में आसानी हो और उस उतने ज्यादा प्रेशर को इंसान फील न कर सके। अब आज का आखिरी टॉपिक समझिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, हम ब्रीदिंग करते हैं तो सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, है ना, मतलब हवा अंदर लेते हैं और हवा को बाहर करते हैं। लेकिन हम नॉर्मली जब सांस लेते हैं, एकदम नॉर्मल सांस लेते हैं, तो कितना हवा अंदर लेते हैं और कितना बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो जब हम नॉर्मली हवा को अंदर लेते हैं, बाहर करते हैं, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और ये टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। मतलब टाइडल वॉल्यूम हवा का वह मात्रा है जिसे हम नॉर्मली इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो हम नॉर्मली जो है 500 ml एयर को ही इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अब देखिए, दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए, नॉर्मल सांस लेने के बाद और कितना मात्रा में फोर्स लगा करके हम हवा खींच सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर से समझिए, नॉर्मल सांस लेने के बाद और फोर्स लगा के हम अधिकतम मैक्सिमम कितना हवा अंदर और खींच सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये लगभग होता है 3000 ml के
बराबर, मतलब हम नॉर्मल हवा से हम और ज्यादा फोर्स लगा करके 3000 ml या फिर लगभग 3 लीटर हवा और खींच सकते हैं। ठीक है, अब आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब हुआ कि हम जब नॉर्मली सांस छोड़ते हैं उसके बाद फोर्स लगा करके और मैक्सिमम कितना हवा को बाहर निकाल सकते हैं, उसी को कहा जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लगभग 1100 ml हवा को हम और फोर्स लगा करके निकाल सकते हैं। मतलब नॉर्मली हम इतना निकालेंगे, लेकिन और फोर्स लगाएंगे तो इतना और हम हवा को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अब हम जो अगला बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। क्या होता है, हम पूरा फोर्स लगा करके सांस ले लेते हैं, अब पूरा एकदम दम लगा के सांस छोड़ दो, समझ गए, तो क्या लंग्स में का सब हवा निकल जाएगा बाहर? नहीं, ऐसा नहीं हो। अगर लंग्स का सब हवा बाहर निकल जाएगा तो लंग्स कोलैप्स कर जाएगा। समझ गया, इंसान ऊपर, समझ गए। तो जब आप पूरा फोर्स लगा के भी हवा निकालते हैं तो भी कुछ मात्रा में हवा हमारे लंग्स के अंदर बची हुई रहती है। उसी हवा के मात्रा को हम रिजाइडुअल वॉल्यूम कहते हैं, और इसकी मात्रा होती है बाबू लगभग 1200 ml। समझ गए ना, लगभग 1.2 लीटर। कहीं कहीं आपको 1.5 लीटर भी मिलेगा, वो भी गलत नहीं है। मतलब आप कितनों जोर से सांस बाहर निकाल दीजिए, हवा बाहर निकाल दीजिए, फिर भी हमारे लंग्स में इतना हवा हमेशा रिजर्व रहेगा, हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम रिजाइडुअल वॉल्यूम कहते हैं। समझ गए बात? अच्छा, कभी कभी तुम लोग देखा होगा आर्मी उर्मी के दौड़ में या आर्मी में जब टेस्टिंग किया जाता है या पुलिस में, तो छाती फुलाने के लिए कहा जाता है। तो इंसान बहुत तेज एकदम पूरा एकदम सांस लेके पूरा छाती फुलाता है। तो इससे ही पता चलता है, ये चेक करने के लिए कि आपका लंग्स जो है सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जानते हैं हमारे लंग्स का जो टोटल कैपेसिटी है, टोटल हमारे लंग्स में मैक्सिमम कितना हवा अट सकता है? तो लगभग जानते हैं 6 लीटर हवा हमारे लंग्स के अंदर अट सकता है। इसीलिए टोटल जो कैपेसिटी है हमारे लंग्स का वो है 6 लीटर। समझ गए? तो देखिए, हम जो भी पढ़ाए हैं हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ गए? तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए, और जब आप सवाल बनाने जाइएगा ना तो आपसे सारे सवाल बनेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।